मित्रों, बंधुओं और नौजवान विद्यार्थियों, राजा महेंद्र प्रताप पर जो हमारी वार्ता आपने पहले पार्ट में देखी, ये उसका दूसरा पार्ट है। वहां पर हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने उनको बहुत ही खतरनाक व्यक्ति घोषित कर दिया था। अतः उन्होंने ये फैसला जब किया कि वो अमेरिका जाएंगे, तो वो फ्रांस से मैक्सिको गए और फिर मैक्सिको से होकर अमेरिका पहुंचे। ये उन्होंने रास्ता अख्तियार किया और वो गदर पार्टी के कार्यालय में पहुंचते, सैन फ्रांसिस्को में था। और वहाँ पर जो उस समय गदर पार्टी के लीडर होते थे, उनका नाम था जगत सिंह। तो उन्होंने जगत सिंह से भेंट की वहाँ पर, और वहाँ पर उनकी बड़ी मशहूर तकरीर भी है। वो बहुत सारे वहाँ के क्रांतिकारियों से मिले जो उस वक्त भी अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए संघर्षरत थे। हालांकि गदर पार्टी का जो पहला पहला प्रयास था वो तो असफल हो गया था, पूरी तरह से असफल हो गया था। उसका उल्लेख हम लाला हरदयाल वाले पूरे के पूरे अपने वीडियो में आपके समक्ष कर चुके हैं। आप उस पर जाइए तो आपको सारी सारी जानकारी उपलब्ध है वहाँ पर। तो अमेरिका गए, फिर वो पहुँच कर अमेरिका रहे वहाँ कुछ दिन वो, और फिर वो उन्होंने सोचा कि मुझको जापान जाना चाहिए। वो रास बिहारी बोस से मिलना चाहते थे। वो निरंतर भ्रमण करते रहे। जैसा हमने बताया, उनकी जीवन यात्रा सतत संघर्ष की यात्रा है, सतत सतत जंग की यात्रा है। वो एक कूटनीतिक जंग लड़ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ। तमाम तमाम साथियों के साथ वो मिलते थे, मुलाकात करते थे, और पूरा का पूरा उनका जो है जीवन 32 वर्ष का, और वो विदेशों के अंदर ही बीता। अपना घर बार, अपनी सारी सुख सुविधाएं, सारा आराम, सारा सब कुछ, जितना भी सुखी जीवन था उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। अनुपम अनुपम बलिदान है। बहुत कम लोग जानते हैं उनके इस अनुपम बलिदान को। दुर्भाग्य है कि हमारे क्रांतिकारी, और खासतौर से उन क्रांतिकारियों के बारे में हम कम जानते हैं जिन्होंने विदेशों की धरती पर लेकर भारत की आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया। रास बिहारी बोस भी उनमें से एक हैं। जैसे मैंने लाला हरदयाल का नाम उल्लेख किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा का किया, वारिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का किया, मैडम भीकाजी कामा का किया नाम, ऐसे ही एक बड़ा नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में फरार हुए थे। उन पर यह इल्ज़ाम था, उसमें 4 क्रांतिकारियों को सजाए मौत दी गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 में, जबकि राजधानी लाई गई थी कोलकाता से दिल्ली। तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग को वायसराय बनकर वो दिल्ली पहुंचे, तो क्रांतिकारियों ने उन पर बम फेंका। वो बाल बाल बच गए, और इस आरोप में रास बिहारी बोस, क्योंकि उसमें मुख्य मुलजिम थे, मेन कॉन्स्पिरेटर का इल्ज़ाम उन पर लगा था, तो वो जापान जापान चले गए और हिंदुस्तान से फरार हो गए, और लंबी फरारी उन्होंने अपनी जापान में काटी। तो वो रास बिहारी बोस से मिलना चाहते थे, इसलिए वो याकोहामा पहुंचे पहले। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने बहुत जोर लगाया कि उनको किसी तरह से जापान जाने से रोका जाए, जापान में उतरने से भी रोका जाए पानी के जहाज से। वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस उनका पीछा करती थी निरंतर, तो लेकिन वो नहीं रोक पाए। और वहाँ पर जो है खुद रास बिहारी बोस ने, क्योंकि उनके बड़े अच्छे संबंध थे जापान की सरकार से, तो उन्होंने याकोहामा से कोबे कोबे नगर गए। वो याकोहामा एक बहुत मशहूर नगर है, कोबे भी बड़ा मशहूर नगर है जापान का। तो वहाँ वो मिले रास बिहारी बोस के साथ, और रास बिहारी बोस के साथ उनकी एक लंबी पारी है, उसका हम बाद में भी उल्लेख करेंगे। एक बाद में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस बोर्ड बनाया गया, उसके वो अध्यक्ष बने, और रास बिहारी बोस उपाध्यक्ष बने, और आनंद मोहन साय जो थे वो उसके जनरल सेक्रेटरी बने। वही वही बोर्ड बाद में चल के INA बना, इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में, जिसको कर्नल मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने बनाया था, जिसकी बागडोर बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। तो ये इस तरह का बड़ा विशद इतिहास है। बहुत ही जोखिम भरी जिंदगी है उनकी, जो जिंदगी भर वो जीते रहे। 32 वर्ष उन्होंने निरंतर जिंदगी को जिया। और वहाँ से वो कोबे नगर से पहुँचते हैं चीन जाते हैं। जापान से चीन जाना बहुत मुश्किल काम था, समुद्री जहाज से गए वो, क्योंकि चीन और जापान की निरंतर शत्रुता रही है, आप जानते हैं। तो वहाँ पे वहाँ के लोगों से उन्होंने भी सहयोग मांगा कि हम जो है लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, और सारे सम्राटों से, दुनिया के सब लोगों से जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हैं, हम सहयोग मांग रहे हैं। तो चीन में भी उनका इस्तकबाल हुआ, और इस तरह से वो चीन की यात्रा के बाद
पहुंच के फिर वापस अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान पहुंचे दोबारा 1923 में। जैसे मैंने बताया 1920 से वो रवाना हुए, लेनिन से मिले। लेनिन से मिलने के बाद वो जो थे निरंतर घूमते रहे, अमेरिका गए, अमेरिका के बाद फिर गए जापान, जापान के बाद फिर वो चीन पहुंचे। तो इस तरह से 1924 में जंग आज़ादी के लिए अपनी सतत यात्रा के दौरान उन्होंने फिर फैसला किया। देखिए, अभी थोड़ा आराम ही किया था, बहुत मुश्किल सफ़र से वो लौटे थे, लेकिन वो माने नहीं। वो ही वॉज रेस्टलेस रिवोल्यूशनरी, ही वॉज टोटली रेस्टलेस। आप उनकी ज़िंदगी देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी में कोई आराम नाम की चीज़ नहीं। हालांकि ताशकंद में बीमार हुए थे वो एक बार, रूस में जब वो थे बहुत बहुत कड़ी ठंड में, तो वापस फिर मास्को उनको ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज कराया गया, फिर वो चल दिए। एक लंबा बहुत विशद इतिहास है, हम तो सिर्फ उसकी एक रूपरेखा आपके सामने पेश कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी की। पूरा जीवन उनका बताएं तो शायद बहुत 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 वक्त लग जाए, लेकिन ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया, पहला पार्ट इसका हम बना चुके हैं, आपके सामने पेश कर चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है उसका। तो क्योंकि पहला पार्ट करीब 20 मिनट का बना है, दूसरा पार्ट हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट बनाएं ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह देख सकें। कई बार लंबा हो जाता है तो वीडियो विद्यार्थी लोग देख नहीं पाते उसे पूरा का पूरा। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ तो शॉर्ट एंड स्वीट बनाया जाए इसको। तो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखलाएं अत्यंत दुर्गम है। वहाँ से वो पहुँचे फिर रशा पहुँचे, दोबारा फिर गए 1924 में रशा। लेनिन की मृत्यु हो चुकी है, 1923 में लेनिन की मृत्यु हो चुकी थी, और वहाँ का शासक जो थे वो ट्रॉट्स्की थे और स्टालिन थे। बड़े लीडर थे वो, दोनों ही बड़े लीडर थे रिवॉल्यूशन के। उनसे मिलने के लिए गए वो दोनों से। तो जर्मनी से, रशिया से फिर जर्मनी आए, जर्मनी से फिर फ्रांस पहुंचते हैं। तो इस तरह से वो सतत यात्री हैं, वो निरंतर यात्राएं करते हैं बड़े बड़े देशों की से मदद लेने के लिए, उनको लीडरों से। वहाँ पर उन्होंने क्रांतिकारी योजना ये बनाई, 1 जनवरी को वो पहुंच गए अमेरिका फिर दोबारा 1925 में। और वहाँ योजना बनी कि हम नेपाल जाएं। नेपाल जिस तरह अफगानिस्तान हिंदुस्तान की बॉर्डर से उन दिनों लगा हुआ था, उस तरह नेपाल भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है। हालांकि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान बनने के बाद थोड़ा दूर हो गया, भारतीय सरहद से नहीं लगा हुआ। तो वहाँ के राणाओं से, राणाई शासक थे वहाँ के मूल, पावरफुल ताकत तो उन्हीं के पास थी, सारी जो राज शक्ति थी। तो वो दुर्गम यात्रा पे निकल गए, फिर अफगानिस्तान से नेपाल, तिब्बत पहुंचे, तिब्बत से फिर नेपाल पहुंचे। नेपाल में हालांकि गदर पार्टी के जो लीडर थे वहाँ पर, सैयद हुसैन साहब, अमेरिका की बात बता रहा हूँ मैं, जैसे 1925 में थे वो अमेरिका में दोबारा। तो उन्होंने कहा आप मत जाइए, आपकी जान को बड़ा ख़तरा है, बड़ा ख़राब रास्ता है। पहली बार तो आप बच गए किसी तरह, जब आप अफगानिस्तान गए थे तुर्की से, तो उस वक्त रेगिस्तान में कई बार भयंकर स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा, जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी, उनके काफिले के और लोग भी मारे जा सकते थे, और ब्रिटिश सैनिक उनको पकड़ भी सकते थे, लेकिन वो किसी तरह पहुंच गए अफगानिस्तान। इस तरह ये भी बड़ा दुर्गम रास्ता है, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस उनके पीछे लगी हुई है, पूरी तरह उनको मार भी सकती है कहीं भी रास्ते में। लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार सैयद हुसैन साहब जो थे वो भी राजी हो गए। उन्होंने $12,000 दिए और 7 अपने वॉलेंटियर्स दिए गदर पार्टी के उनको। तो वो पहुंच गए फिर नेपाल। नेपाल में राणाओं से उन्होंने बात की। राणा बहुत डरते थे अंग्रेज़ों से, युद्ध हार भी चुके थे। नेपाल युद्ध हार चुका था अंग्रेज़ों से, जैसे अफगानिस्तान तो नहीं हारा था, अफगानिस्तान ने युद्ध हराए थे, उनका हौसला बड़ा बुलंद था पठानों का अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन नेपालियों का नहीं था। उन्होंने कहा भाई हम आपको कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इस तरह एक तरह का नेपाल मिशन उनका एकदम नाकाम रहा, एकदम नाकाम रहा। हालांकि बड़ी उम्मीदें लेकर वो राणाओं से मिले थे, नेपाल के शासकों से मिले थे। फिर वो वापस लौट आए, तिब्बत होते फिर दोबारा चीन पहुंच गए, और यहाँ पर उनको एक निमंत्रण मिलता है जापान से, एशिया सम्मेलन है, वहाँ पर गए। पहले जा चुके हैं जापान, राज बिहारी बोस से मिलने में उल्लेख कर चुका हूँ, फिर दोबारा जापान पहुंचते हैं। तो यहाँ भी वही फिर व्यवधान आते हैं, राज बिहारी बोस की इंटरफेरेंस से फिर उनको जो है किसी तरह पहुंचते हैं वो जापान में उस सम्मेलन में। और एक झलक हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, हम बहुत बहुत विशद रूप से उसका वर्णन नहीं कर रहे उनकी ज़िंदगी का, जापान में, ताकि देख सकें कि ये क्या क्या क्रांतिकारी था जिसको भारत के लोग ज़्यादातर जानते भी नहीं हैं। अभी मेरठ विश्वविद्यालय में, जिसको अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहा जाता है, राजा महेंद्र प्रताप की मूर्ति स्थापित की गई है। एक एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करने की घोषणा की गई है,
उनके नाम पर उनके इलाके में जहाँ के वो थे, मथुरा के, बोलते हैं मथुरा, और वो हाथरस वाला इलाका उनका था, उनकी स्टेट थी। वृंदावन भी उसी में आता है। वहाँ एक अभी अभी भारत सरकार ने उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना उनके नाम पर की है, क्योंकि वो बेसिकली एजुकेशनिस्ट थे। और उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया 1932 में, उनके समाज कार्यों के लिए। और ये लंबा इतिहास है उनकी ज़िंदगी का। तो एक, जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया था, एक इंडियन एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया है जापान के अंदर सम्मेलन के बाद, और जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप को बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट रास बिहारी बोस को बनाया गया, और महासचिव बनाया गया आनंद मोहन साय को। ये 3 लोगों ने आगे भागे। पहले ही मैं उल्लेख कर चुका हूँ पिछले वीडियो में कि यही बाद में INA बना। तो इंडियन नेशनल आर्मी के बनाने में भी राजा महेंद्र प्रताप की बहुत बुनियादी भूमिका है, उसका उल्लेख बहुत कम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिकन, ये जो आलमी जंग में, दूसरी आलमी जंग की बात है उसके बाद की, इसमें ये पराजित हो गया जापान, और अमेरिकन सेना ने इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। बाद में बहुत इंटरनेशनल इंटरफेरेंस से इनको रिहा किया गया। 6 महीने बंद रहे जापान के अंदर, अमेरिकन फौज के नियंत्रण में थे, वो अमेरिकन कैद में थे। तो ये बाद में रिहा किया गया, और 1900 बाद में जब आज़ादी के थोड़े दिन पहले ये हिंदुस्तान वापस लौटे, और 12 अगस्त को, फिर 15 अगस्त को आए, 9 अगस्त को आए थे, और 12 अगस्त को गांधी से मिलने वर्धा पहुंच गए। गांधी के बड़े क्लोज कंटेक्ट थे इनके साथ। गांधी के साथ इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी काम किया था। गांधी जब साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे थे, उस वक्त भी बहुत क्लोज एसोसिएशन था इनका। तो आज़ाद भारत में किस तरह से राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए, आज़ाद जब हिंदुस्तान बना नहीं शामिल हुए। और 1957 में पहली बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, पहली बार एक निर्दलीय के रूप में लड़ा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं लड़ा। हालांकि वो लेफ्टिस्ट थे, सब जानते हैं, उनकी समाजवादी सोच के व्यक्ति थे वो, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, सोशलिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन नहीं किया। हालांकि लोहिया जी से उनके बहुत गहरे संबंध थे, आचार्य नरेंद्र देव से, तो तमाम लोगों से आप जानते हैं। सारी दुनिया के, जो आदमी सारी दुनिया के शासकों से संबंध स्थापित कर सकता है, ये देखिए कहाँ निरंतर घूमकर 32 वर्ष। ही वॉज ए ग्रेट डिप्लोमैट, ही वॉज ए ग्रेट पॉलिटिशियन, जिनको अभी तक ठीक तरह एस्टिमेट नहीं किया, इंडियन बच्चे जानते भी नहीं है। भारतीय इतिहास में उनका नाम उतना उल्लेखनीय नहीं है जितना होना चाहिए था, दुर्भाग्य हमारा ये। तो इस तरह से वो 1962 तक सक्रिय राजनीति में रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने विद ऑल पर्पस सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया, और वो ही पुराने अपने शैक्षिक कार्यों में लग गए। और इस तरह से उनको, जैसे मैंने उल्लेख किया, नामित किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। और नोबेल पीस प्राइज के हालांकि नहीं मिला उनको नोबेल प्राइज, क्योंकि ब्रिटिश बहुत ताकतवर थे, सबसे बड़े, उनका सूरज नहीं डूबता था दुनिया में। तो उन्होंने कहा नहीं, इस आदमी को नहीं मिलेगा। हालांकि स्वीडन का पुरस्कार है वो, फ्रांस ने भी समर्थन किया, जर्मन भी उनके समर्थन में था, बहुत सारे देश उनके समर्थन में थे वहाँ पर। और नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने क्या लिखा है, ये आप सुनिए जरा ध्यान से। प्रताप गेव हिज प्रॉपर्टी टू एजुकेशनल पर्पसेस। ये मैं नोबेल पीस कमेटी का नोट आपको पढ़कर सुना रहा जो उनके लिए लिखा गया। ही एस्टेब्लिश ए टेक्निकल कॉलेज इन वृंदावन in 1913. He took part in Gandhi's campaign in South Africa. He traveled around the world, create awareness about the situation in Afghanistan and India. In 1925, he went on mission to Tibet and met Dalai Lama. He was primarily an unofficial economic mission on behalf of Afghanistan, but he also wanted to expose the British brutalities in India. He called himself a servant of the powerless and weak people. साम्राज्यवाद से मुक्त एक विश्व मैत्री संघ बनाने की परिकल्पना उन्होंने दुनिया के समक्ष पेश की थी। ये भी एक कारण था उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए जो उनको नॉमिनेट किया गया। जिस तरह गांधी को नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, इस तरह उनको भी नहीं दिया गया। आपको मालूम है 4 बार गांधी नॉमिनेट हुए थे नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन नहीं मिला दुर्भाग्य से। तो गांधी ने एक बार राजा महेंद्र प्रताप के बारे में अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा था। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? फॉर द सेक ऑफ कंट्री दिस नोबल पर्सन हैज चूजन टू एक्साइल एट हिज लॉट. He has given up his splendid property
फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्रेम, ही एस्टेब्लिश प्रेम महाविद्यालय एंड सो मैनी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये महात्मा गांधी ने अपने स्वराज में उनकी तारीफ में लिखा था। तो वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे, जिनको अभी तक ठीक तरह से जिनका मूल्यांकन नहीं हुआ है, जिनके जीवन चरित्र के बारे में भी हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग नहीं जानते। पुरानी पीढ़ी के लोग जानते हैं, बहुत सारे आर्य समाज के तमाम लोग जानते हैं। आर्य समाज के तो वो बहुत बड़े, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़े संस्थापक भी थे। विद्यालयों के आर्य समाज के नाम पर वृंदावन में उन्होंने नेशनल कॉलेज बनाया। और स्वामी दयानंद के तो ज़बरदस्त, समझिए कि वो प्रशंसक थे। और स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पर चलकर ही आर्य समाज की प्रेरणा से, जैसे और बहुत सारे क्रांतिकारी आर्य समाज ने जन्म दिए हैं, बहुत सारे क्रांतिकारियों को पैदा किया है, आर्य समाज के प्रांगण में जन्मे हैं। भगत सिंह भी हैं, आज चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, अशफाक उल्लाह भी हैं, और अनगिनत क्रांतिकारी हैं। अनगिनत क्रांतिकारी आर्य समाज के प्रांगणों में पल्लवित और पोषित हुए हैं। उनमें से एक राजा महेंद्र प्रताप भी हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आर्य समाज, बहुत सारे आर्य समाजों में, ज़्यादातर आर्य समाजों में उनका चित्र भी नहीं है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उनका चित्र नहीं लगाया, जिना का चित्र है वहाँ पर। ये देखिए आप, वो बड़ी ज़मीन देते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, लेकिन उनका चित्र वहाँ नादारद है, और उसकी जगह एक देश तोड़ने वाले का चित्र वहाँ पर लगा हुआ है। इस तरह आर्य समाज के मंदिरों में भी आप जाकर देखिए तो वहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप का चित्र नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम आर्य समाज में मिलेगा। तो आर्य समाज के लोग ही उनको भूल गए हैं, जिस तरह देश भूल गया है उनको, जिस तरह हम लोग सब भूल गए, इतिहास भूल गया है उनको, बहुत सारे क्रांतिकारियों को भूल गया है। तो उन सबको याद करना चाहिए, इस दौर में हमें याद करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि कितना बलिदान, कितना रक्त, सब कुछ दे दिया लोगों ने देश के लिए। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंख तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। तो इनका नाम लेना, इनको स्मरण करना, इनके व्यक्तित्व को जानना, इनके चरित्र का वर्णन करना बेहद बेहद जरूरी है, आज बेहद आवश्यक है। अगर हम नौजवान पीढ़ी को अपनी दीक्षित करना चाहते हैं देशभक्ति में, प्रखर देशभक्ति में, सच्ची देशभक्ति में। वो बहुत बड़े सेकुलर इंसान थे, बहुत बड़े सेकुलर इंसान थे। कोई हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह को बनाया, मौलवी बरकतुल्लाह को, ओबैदुल्लाह सिंधी को अपना गृह मंत्री बनाया। आज हिंदू मुसलमानों में फूट डालने वाले सीखें उनसे, सीखें उनसे। किस तरह से ये क्रांतिकारियों ने मोहब्बत के गीत गाए, प्रेम का दर्शन दिया, मोहब्बत की बातें की, भाईचारे की बातें की। यूरोप में रह के एक बार उन्होंने अपना नाम भी रखा था, पीटर, पीर, प्रताप, तीनों नाम है इसमें। देखिए, पीटर भी है, पीर भी है, प्रताप भी है, ये उनका निक नेम था। जैसे उधम सिंह ने रखा था ना, वो भी विदेश की धरती पर लड़ने वाला एक बड़ा क्रांतिकारी था, जिसने जनरल डायर को मारा था 1940, याद कीजिए। उसने भी अपना नाम था राम मोहम्मद आज़ाद नाम रखा था। तो देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए सबसे बड़ा सबक है। धर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत बड़ी नैतिकता भी है, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो यही क्रांतिकारी जीवन से राजा महेंद्र प्रताप के हम सीख सकते हैं, मोहब्बत करना, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। कोई जातीय अहंकार नहीं था उनके अंदर। हालांकि वो जाट समुदाय में पैदा हुए, सब जानते हैं वो जाट समुदाय में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो जातिवादी नहीं थे। जिस तरह आज जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है देश में, जिस तरह धर्म के नाम पर आज पागल हो रहे हैं लोग, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। तो इन क्रांतिकारियों का जिंदगी उन बच्चों के लिए सबक है जो नया अच्छा भारत बनाना चाहते हैं, समाजवादी भारत बनाना चाहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेकुलर सोशलिस्ट इंडिया जो बनाना चाहते हैं। वो सोशलिस्ट मिजाज के शख्स थे, सब जानते हैं। राजा महेंद्र प्रताप के विचार आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, जिस तरह की उन्होंने बातें कही हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं, जिस तरह जिंदगी उन्होंने जी है, शानदार। तो हमारा सिर्फ यही कहना है अपने नौजवान विद्यार्थियों से कि आप राजा महेंद्र प्रताप को अद्योपांत पढ़ें। मैंने तो एक छोटी सी रूपरेखा दो पार्ट्स में उनकी पेश की है आपके सामने, और उनकी जिंदगी तो बड़ी विशद है, शायद घंटों बात भी की जाए तो भी उनकी ज़िंदगी की चर्चा, उनकी ज़िंदगी के कार्य, उनकी ज़िंदगी के महान विचार जो उन्होंने पेश किए हैं वो समाप्त नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने नौजवान विद्यार्थियों का अभिवादन करता हूँ। जिंदाबाद रहिए, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।